नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल सा टॉपिक लेकर आई हूँ, एक बहुत ही अच्छे इंसान के बारे में, जो हाल ही में मुझे उनके बारे में कुछ बातें पता चली, तो मैंने उनके बारे में और पढ़ा और पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ ऐसा लगा कि अरे वाह, ये तो काफ़ी रिलेवेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसान है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। ये कौन है? ये हैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है? ही इज़ बेसिकली द हेड ऑफ ऑल द कोर्ट्स। मतलब देश के जितने भी बड़े बड़े फैसले हैं इनके हाथों से ही होते हैं। और क्या इनके हाथों से कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिन पे हमको प्राउड होना चाहिए? यस, वाकई बहुत सारे हैं। बताती हूँ मैं आपको। मुझे इनकी लाइफ के बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों आया, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ना एक न्यूज़ में आया था कि इन्होंने अपनी 2 बेटियों को अपने सुप्रीम कोर्ट की सैर कराई, अपना ऑफिस दिखाया, वहाँ पे घुमा रहे थे और वो चीज़ न्यूज़ में आई। और दोनों की दोनों जो इनकी बेटियाँ थी, प्रियंका एंड माही, दोनों की दोनों स्पेशली एबल्ड चाइल्ड थी। वो दोनों की दोनों व्हील चेयर पे थी। दोनों की दोनों जो बेटियां हैं वो मेंटली हेल्दी नहीं हैं। तब मुझे और इंटरेस्ट आया, मुझे लगा कि चलो पढ़ना चाहिए इनके बारे में। तब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो पता चला कि वो दोनों की दोनों बेटियां अडॉप्टेड हैं। वाह! 2015 में इलाहाबाद कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, तब इन्होंने इलाहाबाद से इन दोनों बेटियों का अडॉप्ट किया था। बेटियां जो हैं वो बेसिकली तो उत्तराखंड से हैं और काफ़ी गरीब फैमिली से थी, जहाँ पे ऑब्वियसली उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए उनके पास फंड्स नहीं थे और वो प्रॉपरली उनकी केयर नहीं कर पा रहे थे। तब इन्होंने और उनकी वाइफ ने सोचा कि इन लोगों को हम दिल्ली लेके जाएंगे, अपने साथ रखेंगे और इनको अडॉप्ट करेंगे फॉर्मली, सो दैट वी कैन गिव देम अ बेटर लाइफ। इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर। आप में से बहुत लोगों को शायद पता होगा कि एडॉप्शन एज अ कोज मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और मैं कितना ज़्यादा प्रमोट करती हूँ एडॉप्शन एंड एडॉप्शन रिलेटेड कोजेस को। तो इसीलिए मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बना और मैंने सोचा चलो इनके बारे में पढ़ती हूँ और सब लोगों को बताती हूँ। जो अपने CJI हैं चंद्रचूड़ जी, ये बेसिकली महाराष्ट्र से हैं। मुंबई में जन्म हुआ, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जाके पढ़ाई की, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, LLB किया। देन ही मूव टू हार्वर्ड स्कूल इन US फॉर फर्दर स्टडीज़। उसके बाद उन्होंने अपने लोगों का करियर चालू किया। 2022 आई थिंक 22 में इनको CJI बनाया गया। इनके फादर भी इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं एंड ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसा ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि बाप भी CJI और फिर उसका बेटा भी CJI। वाह, ये भी एक कमाल का ही कॉम्बिनेशन हुआ है पहली बार। फिर इनकी जो वाइफ थी, जो इनकी फर्स्ट वाइफ थी, उनसे इनके 2 बेटे हुए। दोनों के दोनों बेटे अभी लॉयर्स हैं। फिर उनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई कैंसर से। देन ही गोट रीमैरिड, दूसरी शादी की, दूसरी वाइफ के साथ इनका बायोलॉजिकली कोई बच्चा नहीं है। इन्होंने 2 बेटियां अडॉप्ट की जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ये था थोड़ा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएँ कैसे इंसान है, क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ उन्होंने ऐसा क्या किया है कि एज अ कॉमन पर्सन, एज अ विमेन मुझे बहुत ऐसा प्राउड फील हो रहा है, या कुछ ऐसा फील हो रहा है कि अरे उनके बारे में बात की जाए, लोगों को बताया जाए कि वो कर क्या रहे हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी जो आज तक इंडिया में किसी ने पहले सोची भी नहीं। अब सबसे पहले जो चीज़ है, जो उनका पर्पज़ है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एज अ लॉ फैटर्निटी, वो ऐसा मानते हैं कि मुझे इंडिया के कानून को ना थोड़ा सा इंडियनाइज करना है। जो इंडिया का कानून है वो बहुत ज़्यादा कॉलोनियल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया के हिसाब से सही नहीं है। तो ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, ही इज़ ट्राइंग कि पूरे कानून को हम इंडियनाइज कर सकें। दूसरा, इन्होंने क्या शुरू किया कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं केस की, उनका लाइव स्ट्रीमिंग किया जाए, ताकि सब लोग देख पाएँ कि कोर्ट के अंदर होता क्या है। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, उसे डरते हैं, अरे कोर्ट के अंदर पता नहीं क्या ही होता होगा, क्या ही बातें होती होंगी, हमको तो समझ भी ना आए, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग चालू किया ताकि लोग कंफर्टेबल हो पाए उस माहौल से, पता चले कि कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है, क्या कोड होता है, क्या कंडक्ट होता है, विच इज़ रियली गुड। अदर देन दैट उन्होंने विमेन इक्वलिटी पे बहुत सारी बातें की हैं। जैसे कि सबरीमाला मंदिर का केस था, वर्डिक्ट थी कि औरतों को भी वहाँ जाने की परमिशन भी मिलनी चाहिए, जो कि पहले नहीं थी, तो वो भी इन्हीं की वर्डिक्ट थी। इसके अलावा आर्मी, नेवी या दूसरे जो मिलिट्री सर्विसेज थी ना, वहाँ पे ना औरतों को परमानेंट पोस्ट नहीं देते थे, थोड़े टाइम की उनकी सर्विस होती थी, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में। इनका वर्डिक्ट था कि नहीं, औरतों को वहाँ पे परमानेंट पोस्ट देनी चाहिए, जैसे वो भी आदमियों की सेम एज पे ही रिटायर होनी चाहिए। एडल्ट्री, जो कि पहले क्राइम था, कोई भी आदमी या औरत जिसकी शादी हो रखी है ऑलरेडी, एंड शादी के बाद
उनका जो रिलेशन है वो किसी और से है, मतलब जो उनकी वाइफ या उनका हस्बैंड नहीं है, तो पहले इस चीज़ को क्राइम माना जाता था। इन्होंने इस चीज़ को डीक्रिमिनलाइज किया। सही नहीं है ये चीज़, पर ये चीज़ क्रिमिनल भी नहीं बना देती इंसान को। के साथ साथ जो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स हैं, गेज के रिलेशनशिप, लेस्बियंस के, मतलब मैन एंड वीमेन के जो रिलेशनशिप्स थे, उनको भी इन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया। यू नो, इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था दुनिया में जिन्होंने इसको डीक्रिमिनलाइज किया। अदरवाइज दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज में आज भी जो सेम सेक्स रिलेशंस हैं उनको क्राइम की तरह देखा जाता है। अगर कोई औरत चाहती है कि उसके पेट में जो पल रहा बच्चा है वो अनडिजायर्ड है या उस बच्चे को नहीं चाहती है इस दुनिया में लाना, द विमेन हैज़ द राइट टू अबॉर्ट द चाइल्ड, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। सो औरतों की भलाई के लिए, औरतों की हेल्थ की भलाई के लिए, उन बच्चों की भलाई के लिए इज़, आई बिलीव कि इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स रेलिवेंट। राइट टू प्रिवेसी भी अब एक फंडामेंटल राइट बन गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। राइट टू प्रिवेसी इज़ एवरीबडीज़ राइट, उसमें आदमी और औरत की तो कोई बात ही नहीं है, बट राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट बनाने में भी इनका हाथ है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताती हूँ, जो दुनिया में अभी भी इलीगल है, अलाउड नहीं है आज तक भी, वो चीज़ है यूथनेशिया। अब यूथनेशिया क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, ऐसे बीमार इंसान होते हैं जो सालों से बेड पे हैं, जो ना बोल पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना खा पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। वो मशीन्स के सहारे, ऑक्सीजन के सहारे बस जिंदा हैं। बस वो होता ना जिंदा लाश वाले लोग, तो जो वो जिंदा लाश टाइप के इंसान हैं, तो उनके लिए यूथनेशिया का प्रोविज़न। यूथनेशिया क्या होता है कि सेल्फ किलिंग, बेसिकली इट्स नॉट सुसाइड, सुसाइड इज़ डिफरेंट, यूथनेशिया इज़ डिफरेंट। कि जब आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, आपकी कुछ बॉडी में बचा नहीं है, जस्ट फॉर द सेक कि ये जान जो है ये अपने आप जानी चाहिए, डॉक्टर्स कैन गिव देम यूथनेशिया, विच इज़ गुड। आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों को मुक्ति मिल जाएगी इससे, क्योंकि ये तो थी वो सारी चीज़ें जो एज अ कॉमन इंसान और एज अ विमेन मुझे ऐसा लगा कि अरे वाह, मेरे हक में बहुत बातें की क्योंकि नेशन, एज अ नेशन उन्होंने क्या काम किया देश के लिए, जो बहुत बड़ी जजमेंट्स उन्होंने पास की, जो मतलब लेजेंडरी बन गई, ऐसी कि हिस्टोरिक है वो। राम मंदिर का वर्डिक्ट कि राम मंदिर वहीं बनेगा और वो जो जगह है वो राम मंदिर को दी जानी चाहिए, ये वर्डिक्ट भी चंद्रचूड़ जी ने ही दी है। आप लोगों को याद होगा नोएडा में वो ट्विन टावर्स को डेमोलिश करने का एक वो वर्डिक्ट आया था कि वो बहुत ही इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है और उन टावर्स को डेमोलिश कर दिया जाए, ताकि फ्यूचर में इट कैन बी सेट एन एग्जाम्पल कि इस तरीके से अगर टावर बना के आप खड़े भी कर दो, कितना ही करोड़ों रुपया लगा दो, बट स्टिल इट कैन बी डेमोलिश्ड। वो वर्डिक्ट भी इन्होंने ही दिया था। इसके अलावा अडानी केस पर भी चंद्रचूड़ जी ही काम कर रहे हैं। किन वकीलों का बेंच होगा, किन किन पॉइंट से बात की जाएगी और क्या क्या पॉइंट्स हैं ऐसे जिन जिन चीज़ों पर अडानी जी के ऊपर बात करनी चाहिए, तो वो चीज़ें भी चंद्रचूड़ जी ही देख रहे हैं। यू नो, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो ये जो सब एजेंसीज हैं जिनका मैंने नाम लिया, CBI, ED, इनकम टैक्स, जुडिशरी, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि रूलिंग पार्टी कौन है, आइडियली होता नहीं है। रूलिंग पार्टी हमेशा इन चीज़ों को कंट्रोल करती है, इन एजेंसीज को कंट्रोल करती है। इनकी जजमेंट्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई। अडानी केस में मैंने एक आपको बताया। दूसरा, इलेक्शन कमिश्नर कौन होना चाहिए, कौन सी पार्टी का बनना चाहिए, कौन उसको अपॉइंट करेगा, इस चीज़ पे रूलिंग पार्टी के साथ इनकी अच्छी भैंसाभैसी हुई है। और फाइनली इन्होंने क्या वर्डिक्ट दिया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर बनेगा ना, वो रूलिंग पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस ऑपोजिशन पार्टी, ये तीनों लोग मिलके बनाएंगे अपने बहुत ही छोटे से टेन्योर में। मतलब 2022 में तो ये आए ही थे CJI की पोस्ट पे, और अभी 10 नवंबर 2024 को इनकी रिटायरमेंट भी है, तो बहुत ही कम टाइम मिला इनको अपने टेन्योर में। और तो और दो ऐसे फैसले हैं जो इनके फादर ने लिए थे जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। एडल्ट्री जो है इनके फादर ने ही क्रिमिनलाइज किया था कि एडल्ट्री इज अ क्राइम, और राइट टू प्रिवेसी को भी उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया था। इन्होंने अपने ही फादर के दो बड़े फैसलों को ओवरटर्न किया है कि नहीं, एडल्ट्री जो है वो क्राइम नहीं है, और दूसरा राइट टू प्रिवेसी जो है ये सबका फंडामेंटल राइट है, सबको अपनी एक निजी जिंदगी का हक है जिसमें कोई इंटरफेयर ना करे। तो देखिए, इतने बोल्ड फैसले लेना, अपने ही फादर के डिसीजंस को ओवरटर्न कर देना, ये ऐसे इंसान है कि जो अपना ट्रेडिशनली चल रहा होता है ना, बड़े लोग कंफर्टेबल होते हैं इन चीज़ों में, जैसे राइट टू प्रिवेसी, एडल्ट्री, सेम सेक्स रिलेशनशिप्स, अबॉर्शंस, इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात भी नहीं करता था। बट ही वॉज द वन, इनको लगा कि नहीं, ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं और बहुत डीपली अफेक्ट कर रहे हैं। देश के लिए बड़े बड़े फैसले लेना अलग बात है, CJI का काम ही वो है देश के बड़े बड़े फैसले लेना, पर ऐसे फैसले लेना जो हर एक कॉमन इंसान को अफेक्ट करे, जो हर एक कॉमन इंसान की लाइफ को बेहतर बनाए, वो चीज़ एक आउटस्टैंडिंग इंसान बनाती है आपको।
इसके अलावा एक और कमाल की बात आपको इनके बारे में मैं ये बताती हूँ कि दुनिया इनके बारे में क्या कहती है कि ही इज़ द जज, ही इज़ द वन जज हु डिसेंट्स, मतलब जो दूसरों के नहीं सुनता, जो लीक से हटकर चलता है, जिसका ओपिनियन बहुत बार दूसरों से मैच नहीं करता। एंड जब इनको ये बात कही गई तो इनका रिप्लाई था कि डिसेंट मतलब लीक से हटकर चलना, डिसेंट इज़ द सेफ्टी वाल्व ऑफ डेमोक्रेसी। कि जब तक डिसेंट है हमारे अंदर, जब तक हम दूसरों से हटकर चलने की क्षमता रखते हैं, इच्छा रखते हैं और चल पा रहे हैं, तब तक ही हमको ये मानना चाहिए और समझना चाहिए कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। अगर सब एक भेड़ चाल में चलने लगे और सबका एक ही ओपिनियन हो रहा है और पूरी दुनिया ही उस ओपिनियन को मानने को तैयार है, और अगर कोई दूसरा ओपिनियन लेके आ रहा है और उसको दबाया जा रहा है, तो समझ जाओ कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रह रहे हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार बात है, जो कि हर सिटीजन पर भी एप्लीकेबल होती है। बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको मेरा पूरा रिसर्च इनके ऊपर। आपको लगता है ऐसी कोई और पर्सनैलिटी है जो कि वाकई इंस्पिरेशनल है, नॉट ओनली प्रोफेशनली बट एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, जिन्होंने कुछ ऐसा हिस्टोरी किया है जो हमारी आने वाली जनरेशन को भी अफेक्ट कर रहा है और हमारी लाइफ को बेहतर बना रहा है? तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी कि उस पर भी वीडियो बनाऊँ और खुद भी थोड़ी इंस्पिरेशन लूँ और आप लोगों को भी इंस्पायर करूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रतिभा मलिक।